सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यादव जी की सभा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखो यार, जैसे कि हमने साइंस में अपना अप टू 75-80% अपना चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, कुछ चैप्टर्स बचे हैं अपना। और अभी जो हम प्रीवियस अपने चैप्टर कंप्लीट करके आए वो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी था। आई होप आपको अब बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्टली प्लीज गो थ्रू इट, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर, ठीक, जो कि केमिस्ट्री का है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले हमारे केमिस्ट्री के लगभग 2 चैप्टर हो चुके हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड, ये हमारे लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है। अब देखो, मेटल नॉन मेटल ना ऐसा तो है नहीं कि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं। क्लास 9 पे भी अपन लगभग इसकी समझ में आ ही गई थी। मतलब समझ में क्या आ गई थी, अपन लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत चैप्टर इंट्रो पढ़ ही लिया था। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सर वो आपका दिखिए कैसे, उसके बारे में बताएंगे। ठीक, मेटल्स पढ़ते हैं, सीधे इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या बोल रहा है आप सर आपको, कि पहली प्रॉपर्टीज है आपकी मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है? मेटेलिक लस्टर बोलता है। मतलब कि अगर किसी भी किसी भी मेटल को, कोई हर मेटल, जनरली हर मेटल आपका जो है वो शाइनिंग सरफेस दिखाता है, मतलब थोड़ा चमकता है। उसको क्या हम क्या बोलेंगे? लस्टरस बोलेंगे। ठीक, अगली प्रॉपर्टी आपकी बताता है यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। मतलब कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे फ्रॉम मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। ठीक, मतलब कि सर आपका एक तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली लस्ट्रस, जो कि शाइनिंग होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि जनरली जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ठीक, तीसरी क्या पढ़ोगे? यू फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब कि तीसरी आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि आप मेटल्स को थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे? मैलेबिलिटी। ठीक, हमने पहले क्या पढ़ा था कि इसको हम, जो शाइनिंग सरफेस होता है वो लस्टरस, उसके बाद मेटल हार्ड होता है। मैं बस छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताएंगे, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैलिबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल इज टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब कि सर हमने वायर्स पहले शीट में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोल दिया मैलिबिलिटी। फिर हम मेटल को पीट पीट के थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डक्टिलिटी। ठीक, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। समझ रहे हो आप? मतलब 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक आप पीट पीट के, मतलब हैमर से थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ 1 ग्राम की। इसलिए इतनी सोना इतना ज्यादा महंगा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। मेलिबिलिटी, मेलिबिलिटी क्या होती है अभी भी पढ़ा, कि आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टिलिटी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू योर नीड, कैन यू नेम सम? ठीक है, वो सब तो देखो मेन मेन अपने को चीजें पढ़नी है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल गुड कंडक्ट। हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि सर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि मेटल्स जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला। कंडक्टर और इंसुलेटर तो आई होप आप समझते होगे। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कि मेटल जल्दी नहीं पिघलते। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि उसको जो है पिघलने में थोड़ी देर लगती है। ठीक, बेस्ट कंडक्टर क्या है हीट के? सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर, एजी एंड सीयू, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई? शायद चौथी प्रॉपर्टी हुई क्या, कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और पांचवी कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेस्ट कौन सा बताया आपको? सिल्वर और कॉपर बताया। ठीक, यू मस्ट हैव सीन द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैविंग अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड called PVC on a rubber like material. Why are electric wires coated with such substances? ठीक, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर्स को कोट क्यों करते हैं? ठीक है सर, आप मत करना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम कि सर आपके मेटल जो है, मेटल से बने होते हैं वायर्स। और मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी अच्छी पास होती है। तो अगर बगैर, अगर उसमें रबर वाला कोट नहीं होगा, कोटेड नहीं होगा, तो उससे आपको करंट लग जाएगा, इसलिए वायर क्या होता है? कोटेड में आता है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? डू दे प्रोड्यूस साउंड? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। उसके बाद की प्रॉपर्टी क्या बताइए? Produce produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। बात समझ में आ गई सर? मेटल खत्म। हमने अभी तक सर बस प्रॉपर्टीज पढ़ी यार, कोई बड़ी दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ा लस्टरस।
ठीक, लस्टरस सर आपका शाइनिंग सरफेस। उसके बाद सर हमने पढ़ा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी सर आपकी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा डक्टिलिटी या डक्टाइल बोल दो, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, अभी अभी बताया। ठीक उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ये सोनोरस होते हैं। जो आपकी बेल होती है, बेल कौन सी बेल सर? वो मंदिर वाली घंटी बोल दे या फिर स्कूल वाली घंटी बोल दे, दोनों एक ही है। तो आवाज करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। ठीक, इतना हो गया। और हाँ, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं। कुछ मेटल एक्सेप्शन में आएंगे तो मैं आपको टाइम पे बताते होंगे। वैसे आप बोल सकते हो कि इसे सोडियम, सोडियम जो है वो मेटल होता है पर वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उसको आप नाइफ से भी काट सकते हो। ठीक, वो एक्सेप्शन में आता है। कौन? सोडियम, Na बोलते हैं। ठीक, ये मेटल होता है पर इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप इसको नाइफ में काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। अब बात करते हैं सर अपनी नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की यार जितनी भी है बस इसका उल्टा कर लो। नॉन लस्ट्रस होता है, नॉन मेलेबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लोएस्ट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन सोनोरस होता है और जनरली सॉफ्ट होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? पढ़ लेते हैं। इन द previous class we've learned that there are few non-metals as compared to metal. Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gas except bromine which is liquid. ये याद रखना है सर आपको। क्या बोला मैंने? कि ये आपको याद रखना है। ब्रोमाइन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन है पूछ लेगा, जैसे कि सोडियम आपका होता है मेटल, हार्ड होता है जनरली। ठीक, मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। पर ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है और इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। ठीक, ये होता है, ये एक्सेप्शन है। वैसे ही ब्रोमीन जो है आपका क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होगी। All metals mercury exists as solid at room temperature. ठीक है, all metals except mercury exist as solid at room temperature. ठीक सर, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक्सेप्शन है। कौन सा? मर्क्यूरी। कैसे? जो आपके मेटल्स होते हैं ना, मर्क्यूरी मेटल है, मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी। ठीक, ये भी आपका मेटल है। मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, पर मर्क्यूरी क्या होता है? मर्क्यूरी आपका लिक्विड होता है। याद रखना, मर्क्यूरी क्या होता है? लिक्विड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ठीक है सर, मेन मेन चार चीज क्या बताई मैंने? एक तो आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी, उसके बाद सोडियम बता दिया जो कि सॉफ्ट होता है, एक्सेप्शन में आता है। फिर ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद मर्क्यूरी जो कि मेटल होता है, वो भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक, अब इसके बाद क्या बोलता है कि हाँ, हमने अभी भी क्या पढ़ा था कि सर आपकी जो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है। पर गैलीलियम एंड सीजियम, क्या बोला सर मैंने आपको? गैलीलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं? ये भी मेटल होते हैं पर इनका ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है। ये भी क्या है सर? आपके एक्सेप्शन है। आयोडीन एज अ नॉन मेटल बट इज लस्टरस, ये भी आपका एक्सेप्शन है। आयोडीन नॉन मेटल है। हमने लस्टरस की सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर मेटल की, पर आयोडीन क्या है? लस्टरस है, नॉन मेटल के बावजूद भी, तो आपका एक्सेप्शन है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। देखो, इसके बारे में अभी आप जितना लिखा इतना पढ़ लो, बाकी कार्बन का तो खैर अलग से ही चैप्टर है। कार्बन भी एक नॉन मेटल है पर सबसे अलग है। ठीक, इसके हर फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। जैसे इसका बहुत सारे रूप है, बहुत सारे इसने जन्म लिए हैं। जैसे कि डायमंड हो गया, वो उसको भी एलोट्रोप कहेंगे। ठीक, जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका दूसरा रूप है ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इतना याद रखो कि डायमंड और ग्रेफाइट आपके एलोट्रोप है किसके सर? कार्बन के। अब बात करते हैं सर अल्कली मेटल्स के। सर हमने तो अल्कली बेस पढ़ा है, मेटल क्या होता है? देखो, अल्कली मेटल्स क्या आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव अ लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अल्कली मेटल क्या होते हैं? जो कि सॉफ्ट होते हैं। हमने मेटल के बारे में हार्ड पढ़ा था, अल्कली मेटल होते हैं सॉफ्ट। तो कौन कौन? लिथियम आ जाएगा आपका, सोडियम आ जाएगा और पोटेशियम आ जाएगा। ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तीन कुछ एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए। Elements can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties. सर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। एक बार आप चाहें तो मैं आपके लिए अच्छे से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी छोटी चीजें। देखो सर, हमने अभी मेटल के बारे में क्या पढ़ा? मेटल आपके क्या होते हैं? पहली चीज हमने पढ़ी, मेटल आपके क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं। लस्टरस में हमने कोई वो देखा था क्या? क्या बोलते हैं?
एक्सेप्शन नहीं, मेटल के केस में नहीं देखा था। वेयर नॉन मेटल जो होता है कायदे में तो होना चाहिए नॉन लस्टरस ही होता है क्या ये नॉन लस्टरस। लस्टरस मतलब जो शाइनिंग होता है, पर इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगा सर आपका, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा आपका आयोडीन। ठीक, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है आपका लस्टरस, जो कि किस में आता है सर, आपके नॉन मेटल में आता है। ठीक है सर, इसको थोड़ा कम कर दें। ठीक है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, लस्टरस था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेलेबिलिटी पढ़ ली कि हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डक्टाइल। ठीक, ये नॉन मेलेबल हो जाएगा। ठीक, फिर हमने पढ़ा डक्टाइल, ये भी नॉन डक्टाइल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा सर हार्ड, हार्ड होते हैं। इसमें मेटल में हमने क्या पढ़ा कि एक होता है आपका लिथियम, ठीक, एक होता है आपका सोडियम, Na बोल लो, और एक होता है आपका पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं कि लिथियम का साइन Li होता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सॉफ्ट, ये क्या होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं। ठीक, जिसको नाइफ से भी काटा जा सकता है। इसके बाद एक और एक्सेप्शन इसी में आ जाता है सर, क्या है वो है आपका मर्क्यूरी। सारे मेटल हेड होते हैं पर मर्क्यूरी ही आपका रूम टेम्परेचर पे सर ये क्या होता है आपका, मर्क्यूरी आपका रूम टेम्परेचर पे ही होता है लिक्विड। ठीक सर, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये एक्सेप्शन हो गया। और सर इसमें क्या बच गया, हार्ड हो गया। उसके बाद हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसमें मेटल में, गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। ठीक, फिर हमने, अच्छा हाँ, इसमें कायदे में तो होना चाहिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है भी बैड कंडक्टर, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक, या फिर आप सीधे इंसुलेटर ही बोल लो, या फिर बोल दो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक सर, इसमें फिर भी एक कार्बन आपका जो नॉन मेटल होता है उसका एक रूप होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट, किसका सर, कार्बन का। वो क्या होता है सर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो यार, ये सब आपको मुझे मालूम है कि आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज के तौर पे याद हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि सब दिया ही हुआ है तो पढ़ना ही होगा, दिया है तो आएगा भी। ठीक, इसलिए पढ़ ही लेते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक सर, गुड कंडक्टर। इसके बाद हमने पढ़ा सर इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सर। अब इसमें एक्सेप्शन क्या आता है, क्या आ जाता है आपका, गैलीलियम और सीजियम, गैलीलियम और सीजियम सर, जो कि क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक सर, इतना अभी तक हमने बेसिकली पढ़ लिया है। ठीक, यहाँ तक अपन आ गए। हाँ, और ये जो सॉफ्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक, इसी के आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड। देखो, ये ऑक्साइड ऑक्साइड कहना क्या चाह रहा है, ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी, ये इसमें कुछ एक्टिविटी की होगी। इसमें इसने क्या बोला कि जनरली, या फिर जनरली क्या बोल दो, मोस्ट मोस्ट उसने क्या बोला कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं सर, नॉन मेटल जो होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मतलब अगर आप उनको एयर में छोड़ दो तो वो कैसा बनाते हैं, अगर आप उनको एयर में छोड़ दो तो वो जनरली बनाते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड कैसा, बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल कैसा बनाते हैं आपका, बेसिक ऑक्साइड। वहीं अगर आप मेटल की बात कर दो सर, मेटल को अगर आप एयर में छोड़ दो तो वो भी क्या बनाएंगे, वो भी बनाएंगे ऑक्साइड। पर आपका कैसा बनाएंगे सर, आपका बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। ठीक सर, कोई भी दिक्कत, ओ सॉरी 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 सॉरी, वही तो मैं सोच रही हूँ। ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती हो गई क्या, मोस्ट इनोवेटिव प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, तो कैसा करेंगे, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक, ये आपका कैसा करेंगे, बेसिक ऑक्साइड। तुम लोग देखते नहीं यार, मैं तो हम लोग का टेस्ट ले रहा था आप लोग का। ठीक, कोई बात नहीं। बेसिक ऑक्साइड, ठीक। ये मेटल, बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल, एसिडिक ऑक्साइड, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपन पढ़ते हैं सर। गिवन एग्जांपल, अच्छा एक बार कर लेते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज अ लिक्विड, मेटल का पूछ रहा है, विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन होता है सर आपका, जो कि मेटल होता है वो होता है मर्क्यूरी। अच्छा हाँ यार, हमने ब्रोमाइन भी नहीं किया, जो कि नॉन मेटल होता है, वो भी लिक्विड होता है। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, वो होता है आपका कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है सर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आप बोल सकते हो सिल्वर, एग्जांपल दिया था उसने सिल्वर और कॉपर। ठीक। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में अपन किसे बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम बोल सकते हैं गैलीलियम और सीजियम। ठीक, गैलीलियम और आपका सीजियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल मतलब सर आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, डक्टाइल मतलब आप उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी सी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन बढ़ते हैं अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। ठीक, पहले क्या बोल रहा है, वही बात जो ऊपर एक्टिविटी पढ़ ली थी। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, मतलब आप मेटल को जब जलाओगे एयर में, जलाओगे तो तभी जब एयर होगी, क्योंकि बर्न आपकी जो क्या बोलते हैं आग है तभी पकड़ती है जब ऑक्सीजन होता है। ठीक, ऐसा सिंपल नॉलेज दे रहा था। उसके बाद पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव दैट मेटल ऑक्साइड। और ये कौन सा नेचर का देता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड कौन सा देता है, तो हमने अभी भी पढ़ा बेसिक ऑक्साइड। ठीक, फॉर एग्जांपल when copper is heated in air it combines with oxygen to form copper to oxide, a black oxide। सर अपने पूरे माथा को इधर कर लीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर कॉपर को आप ऑक्साइड हवा में रख दोगे तो वो क्या क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। सर कौन से कलर का होगा, तो ध्यान रखना है कि वो कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक, तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रखा तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया, बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर 1 था, तो इधर 2 लगा दिया, फिर 2 कॉपर हो गया तो 2 इधर भी लगा दिया। बैलेंस के लिए आपको केमिकल फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, उसमें हमने बैलेंसिंग करी है। अगर आपको नहीं आती तो प्लीज फर्स्टली गो थ्रू इट, ओके। अब हम पढ़ते हैं दूसरा। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जब हमने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ करा तो वो भी क्या बन गया, वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, इसको भी इन्होंने बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, बस आपको एक ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, इसका नेचर सर कैसा होगा, है तो मेटल ही, पर इसका नेचर कैसा होगा, क्या इसका बेसिक होगा क्या, नहीं। बस यही पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो नेचर होगा वो होगा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप ये भी पढ़ चुके हो, जो बोथ नेचर शो करें, जो एसिडिक भी दिखाएं और साथ ही साथ बेसिक नेचर भी दिखाए। जैसे कि हमने पढ़ा है जनरली बेसिक दिखाएगा, पर कुछ जो होते हैं वो दोनों दिखाते हैं, और उन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिडिक भी और बेसिक भी दिखाते हैं। ठीक, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट some metal oxide such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acid as well as basic to produce salt and water are known as amphoteric oxide। जो एसिड और बेसिक दोनों के साथ रिएक्ट हो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिस। एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके AlCl3 बना दिया और वाटर निकाल दिया। ठीक, फिर जब उसने बेसिक के साथ रिएक्ट करा तो भी वाटर निकाल दिया। ठीक, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जो कि पहले बोल चुका है। ठीक, ये जो बना रहा है ना सर आपका, ये आपको सॉल्टी बना रहा है। ठीक, और ये वाटर तो आपका अलग से निकल ही रहा है। ठीक सर, आगे बोलता है मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkalis। रिमेंबर सर, आपको भी मालूम होगा अल्कलीज हम किसे बोलते हैं, वो जो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ठीक, वाटर में डिसॉल्वेबल हो। ठीक, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलोज। Na2O H2O में डिसॉल्व होकर उन्होंने क्या बना लिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, सॉरी। उसके बाद पोटेशियम पानी में मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आगे पढ़ते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9, ठीक है,
that all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals shows different reactivity towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. ठीक है सर. हमने एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर कि metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. 1 मार्क क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट उठा के पूछा जाएगा. सर पोटेशियम बोले तो के, सोडियम बोले तो Na. इसे अगर आपने खुले हवा में रख दिया तो बहुत वाइग्रस रिएक्ट करता है, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और तुरंत ही आग पकड़ लेगा, कैच फायर. ठीक, इसलिए अपने को इसको संभाल के रखना है जेब में रख के. ठीक है. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. ठीक, तो इसको इसलिए किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में. At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. अब जो बाकी के नॉर्मल है ना, वो जनरली जो ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्ट ऑक्सीजन में आप रखोगे तो उनके ऊपर एक परत जम जाती है, उस परत को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड. ठीक, जिसके बारे में हम बार बार बोल चुके हैं. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. ठीक, अब ऑक्साइड लेयर क्या मदद करती है कि उस पर और ऑक्सीडेशन नहीं हो. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को और जुड़ना. ठीक, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर. Copper does not burn, but the hot metal is coated with black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperature. ये चीज आपका मेन है कि सर सिल्वर और गोल्ड, सानी बोल रहा हूँ, चांदी और सोना. चांदी बोले तो एजी, एजी बोले तो चांदी, और एयू बोले तो गोल्ड. आपका ये दोनों जो है वो एयर के साथ या फिर बोल दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. ठीक, इवन एट हाई टेम्परेचर. ठीक है सर. तो आगे बढ़ते हैं, बात समझ आएगी. सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. अब डू यू नो, ये भी इंपॉर्टेंट है. डू यू नो, यस आई नो. ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं. एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस, एनोडाइजिंग के बारे में बता रहा है. एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminum article is made the anode. Clean article is made the anode is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolve at the anode. मैंने क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसको देखिए सर. द oxygen gas evolve at the anode, react with aluminium to make thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles on attractive finish. ठीक सर, इतना समझो कि एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड लेयर जब फॉर्म होती है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोल देते हैं. अब उसको फॉर्म कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. और ये क्या करती है, कोरोजन से बचाती है. मेन चीज क्या है यहाँ पे कि ऑक्सीजन गैस कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे. ऑक्सीजन गैस कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे. पता है ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सीडीएस का, जनरली अभी शायद 2023 में आया था फर्स्ट एग्जाम में, कि उसने ये बोला था कि एनोड जो है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन गैस जो है वो कहाँ इवॉल्व होती है, वो होती है कैथोड पे. यहीं से उठकर आया था सीधे एनसीईआरटी से. मतलब एनसीईआरटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, और बोर्ड्स के लिए अपन एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते. ठीक, बाकी रिफ्रेशर को ध्यान में, बाकी रिफ्रेशर को पढ़ते रहते हैं. ठीक, तो मेरा मानना ये है कि आप एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफर दो. बात समझ में आ गई सर. एनोडाइजिंग क्या है, एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड लेयर जब फॉर्म हो जाती है तो उसी को एनोडाइजिंग की प्रोसेस बोलते हैं. ठीक, वो क्या होता है, वो क्यों हो जाती है, उसको हम क्यों करते हैं, ताकि कोरोजन से हम एल्यूमिनियम को बचा सकें. उसके बाद ऑक्सीजन गैस कहाँ पे इवॉल्व होती है, एनोड पे. किसे हम कैसे करते हैं, ये हम इसको इलेक्ट्रोलाइज से करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. बात समझ में आ गई, और कुछ भी नहीं है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the sample of metal taken here. देखो ये जो most reactive, most lesser है ना, इसकी चिंता मत करो. हम अभी एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करेंगे. ठीक, उसको बहुत बड़े तरीके से आपको ट्रिक में याद कराऊंगा. बिलीव मी, आपको ट्रिक्स याद करा दूंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे. 3 बजे उठा के पूछूंगा, फट से बता दोगे. ठीक है, पक्का. ठीक, तो आप बस आराम से, इसमें कोई दिक्कत मत लो, दिमाग में मत लो. उसके बाद क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रेसली इंप्लाइंग दैट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम. ठीक है, ये भी बता दूंगा. बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, कॉपर और लेड. Let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metal. ठीक है, what happens when metal react with water.
देखो क्या बोल रहा है, हमने मेटल एंड एयर देख लिया, मेटल ऑक्साइड बनाता है और क्या क्या बनाता है हमने वो चीज देख ली। अब इसकी ये किसकी बात कर रहा है, अगर हम मेटल को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ करते तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता था, ठीक। और बस यहाँ पे क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना देता है, बस इतनी सी चीज है। H2O का ओ के साथ ऑक्साइड बना लेता है, H2O को उड़ा देता है गैस के फॉर्म में, बस इतना से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide but all metals do not react with water। ठीक है, पहली चीज क्या समझो, सर आपने मेटल लिया, वाटर में डाल दिया, उससे बना लिया मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड की परत चढ़ा ली और साथ ही साथ उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। अब इसी मेटल ऑक्साइड को मैं वापस से पानी में डालूंगा तो ऐसा नहीं मुझे वापस से मेटल मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं सर। वो क्या हो जाएगा, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। बात समझ में आ गई, इतनी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये भी हम बता देंगे कि सर कौन कोल्ड वाटर से ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन हॉट वाटर से ज्यादा रिएक्ट करता है, इसको भी अपन रिएक्टिविटी सीरीज में अच्छे से याद करा दूंगा, नॉट टू वरी। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catch fires। अभी सिर्फ आप इस पे ध्यान दो जो पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये जो बोल रहा है कि कोल्ड वाटर में सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट होता है, एक्सोथर्मिक कौन रिएक्ट होता है, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, बिलीव में। क्या बोल रहा है, पोटेशियम को हमने वाटर में डाला तो क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस छोड़ी और आपका ये क्या कर दिया, हीट एनर्जी। फिर सोडियम, सोडियम को इसमें डाला पानी में तो उसे क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज करी और क्या बना दिया, हीट एनर्जी रिलीज कर दी। क्यों, सर ये एक्सोथर्मिक होते हैं। मेटल को अगर आप पानी में डालोगे तो वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, मतलब कि आपकी जो हीट है ना वो रिलीज करते हैं। तो आपको जो कंटेनर है जिसमें आपने डाला है वो आप उसे टच करोगे तो आपको गरम गरम दिखे, गरम गरम फील होगा। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब देखो, उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे वो कैल्शियम वाला एग्जाम्पल ले लिया, कौन सा सर, कि अगर आप कैल्शियम को हाइड्रोजन में डालोगे तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। रिमेंबर जब हम दीपावली आई थी जैसे इस बार, तो आपने चूना खरीद के लाया होगा। क्या खरीद के लाओगे आप, चूना। जब आप इसको पानी में डाल रहोगे ना तो थोड़ा उबल रहा होगा अपने आप, बगैर गैस पे रखे, किसी भी कंटेनर में डालो वो उबल रहा होगा, ठीक। तो क्या कर रहा था, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। देख रहोगे वो उबल क्यों रहा था, क्योंकि वो गर्म हो रहा था। अगर आप उसे उस कंटेनर को छूते तो आपका हाथ थोड़ा गर्म होता, तो उसमें हाथ डाल देते तब आपके हाथ में डिजाइन बन जाती छाले की, ठीक है, डालना मत कभी। फिर क्या बोलता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, ये भी बता देंगे। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स surface। Metals like aluminium, iron, zinc do not react either with cold hot water but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। देखो आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक। तो मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ाई दूं, क्या हो गया होगा अभी, ठीक है यार, कोई बात नहीं। हम हमने इतना तक तो पढ़ लिया, इसमें यहाँ तक तो अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो बोल रहा है कि सर ये हॉट वाटर में रिएक्ट होता है, फिर इसने कुछ मेटल का नाम देके बोला है सर ये कोल्ड वाटर में, कुछ मेटल का नाम दे रहा है ये स्टीम टू फॉर्म, ठीक। इसको मैं प्रॉमिस बोल रहा हूँ सर, मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़े तरीके से आपके हर नस में डाल दूंगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ये सब चीज जो बोल रहा है बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक। अभी तो टाइम नहीं है, हम इसको एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक। अभी तक हम आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज का जो कुछ भी है हम उसको अगले क्लास में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ठीक। फिर आपका रिएक्टिविटी सीरीज बनेगा, रिएक्टिविटी सीरीज बच रहा है और आपका और वाली चीज बच रही है, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है, ये कोई बड़ा नहीं है, ठीक। और आपका और बच रहा है, और मतलब एक्सट्रैक्शन, जैसे कि हमने अभी बात करी कि सब पोटेशियम और सोडियम को अगर आप एयर में रख दोगे, एयर में रख दोगे तो सर ये तो पकड़ लेगी, सर तो हमें ये मेटल मिलता कहाँ से, ठीक। ऐसे जहां पे भी मिलेगा तो उसे जल जाएगा, फिर हमें मिलेगा कहाँ से, ठीक। तो ये सब चीज पता पड़ेंगी और से, ठीक, ठीक है सर। तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे सपोर्ट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। देखो यार इतनी सी बात है, ठीक है यार, मत करो, नहीं समझ में यार कोई बात नहीं, अब दूसरे चैनल पे जाओ, वहां से पढ़ो, बस पढ़ो, ठीक। आपका बोर्ड का जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल रिलीज हो चुका है, ज्यादा दिन नहीं यार, नहीं पढ़ने का मन करे बस अपने आप को इतना ही बोलो कि सर मुझे बस 50-55 दिन पढ़ने हैं, ठीक। सिर्फ इतने दिन में पढ़ूंगी, उसके बाद आराम से मौज मस्ती करेंगे, जो करना है वो करना है, बस 50 दिन अपने आप को ध्यान दे लो, ठीक है। और बार बार कभी इस चैनल पे, अभी देखो आपके पास टाइम नहीं, कभी इस चैनल पे कभी इस चैनल पे मत जाओ,
ठीक, भले चाहे कोई सा भी चैनल हो, भले चाहे मेरा चैनल छोड़ दो नहीं समझ में आ रहा है, पर हर बार दूसरे चैनल पे मत जाओ। एक चैनल पे भरोसा करो, स्टिक रहो और लगे रहो। ऐसा तो है नहीं कि सर वो को बेकार सा पढ़ाएगा, पढ़ा तो एनसीईआरटी से ही रहा है, या कहीं से पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, मतलब जाओ। बार बार इधर उधर मत जाओ, अपने सोर्सेस मत बदलो। और फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी आपके लिए गॉड है अभी। ठीक, बार बार रिफ्रेशर की तरफ मत जाओ, एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहो, भले चाहे वो मैथ्स हो, भले चाहे वो साइंस हो। ठीक, मैथ्स और साइंस एनसीईआरटी से कर लोगे, बहुत है यार, बहुत है। पागल नहीं है एनसीईआरटी बोर्ड के आपको ये बुक पूरी साल पढ़ाएगा और आपको पूछे किसी और रिफ्रेशर से। ठीक, जब सर आपकी पूरी यूपीएससी जो है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, यूपीएससी जो है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस, या फिर यूपीएससी जो है, जो आईएएस आईपीएस के होते हैं, उस उन एग्जाम्स को सीधे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उठा के देता है क्वेश्चन। फिर बोर्ड क्या है। ठीक, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, मन ला के पढ़ो यार, 50-55 दिन मान के पढ़ो, उसके बाद मौज मस्ती करते रहना। ठीक है, तो आज की कथा बहुत होगी। ठीक, तो आज की सभा में यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।